दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी को पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है? उसको पूरी तरह से अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संपत्तियों पर ईडी के एक्शन के बाद क्या हुआ रिएक्शन, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी आसान भाषा में समझा देती हूँ। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि एक दिन पहले खबर आई और एक दिन बाद एक्शन की खबर आ गई, तो मामला और बड़ा हो गया। दोस्तों, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई का एक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली समेत कई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया ईडी ने शुरू कर दी है। इस पूरे के पूरे केस में कपिल सिब्बल ने क्या कहा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, ये तो मैं आपको बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि पूरा का पूरा मामला क्या है। वैसे आप में से बहुत से दर्शक ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी आसान भाषा में आपको बता देती हूँ। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और ये AGL द्वारा प्रकाशित होता है। ये एक कंपनी है जो स्वतंत्रता जब देश को मिली थी, आज़ादी मिली थी देश को, उससे पहले ही स्थापित हो गई थी। और ये जो कंपनी है दोस्तों, इसकी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे दिल्ली में प्रॉपर्टी है, मुंबई में है, इसके अलावा लखनऊ में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, इसके लिए माना जाता है कि ये अखबार नेहरू ने शुरू किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका खूब इस्तेमाल किया गया, लोगों की बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। अब ईडी का ये आरोप है दोस्तों कि YIL ने AGL को केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया, जबकि इसकी जो संपत्ति है वो 2000 करोड़ के आसपास की है। दोस्तों, ये जो YIL है ये यंग इंडिया लिमिटेड है और ये जो यंग इंडिया लिमिटेड है, इसमें ईडी का ये कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है। दोस्तों, वैसे ही मैं आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, आप चाहें तो खुद रिसर्च भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने आसान भाषा में आपको ये केस रख दिया। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पे प्रकाश तब आया था, लोगों को पता जब चला था, जब 2014 के बाद जब मोदी जी PM बन गए, तब बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन शुरू हुआ और अब रिएक्शन हुआ है। अब क्योंकि ईडी ने दिल्ली, मुंबई समेत लखनऊ के कई ठिकानों में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं इस पूरे केस में, और अब ये छप रहा है दोस्तों तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में और मीडिया में कि सोनिया और राहुल गांधी पर ये एक्शन है, इसीलिए इसका रिएक्शन भी आया है। कपिल सिब्बल, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं, उन्होंने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है, मूल शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दर्ज कराई। अब हम 2025 में हैं, 13 साल बीत चुके हैं और अचानक संपत्ति जब्त करने की ये जल्दबाजी अब क्यों? ये अब उस परिचित पैटर्न में फिट बैठता है कि कैसे सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को निशाना बनाती है। रणनीति वही है, एक FIR दर्ज कराएं, फिर एक ACIR दर्ज करें और तुरंत कार्रवाई शुरू करें। CBI के विपरीत, जिसे आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की सहमति या अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है, ईडी को ऐसे किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि क्योंकि CBI एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि CBI को राज्य सरकार से इजाजत लेनी होती है, इसीलिए ईडी एक्शन ले रही है और ईडी को एक्शन लेने के लिए किसी भी तरह की इजाजत किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है। कपिल सिब्बल का कहना है कि ये एक पैटर्न है जो लगातार अख्तियार किया जा रहा है अलग अलग राज्यों के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए। हालांकि कपिल सिब्बल जिस पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, कुछ उससे मिलता जुलता पैटर्न इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर देखा गया है। जैसे हेमंत सोरेन उसका जीता जागता प्रमाण है। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल हो गई, ईडी ने एक केस में उनको जेल में डाला। अंत में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद वो बाहर आ गए, फिर विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने स्तर पर लड़ा और वो जीत गए और उन्होंने सरकार बना ली और अब वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेल में थे। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ। केजरीवाल पर भी लगातार जो केसेस के आरोप लगाए, उन पर किंगपिंग होने का आरोप लगाया गया, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में जो भी आरोप शराब घोटाले का कथित तौर पर केजरीवाल पर है, उस पर जो ये एजेंसियां हैं वो 1 रुपए का लेन देन कहाँ केजरीवाल को मिला और केजरीवाल ने कहाँ खर्च किया, ये साबित नहीं कर पाई हैं। और हालत ये हो गई कि इन एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ी कोर्ट में उन्होंने अच्छी खासी डांट खाई है जजेस से। और अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल से बाहर है, अभी भी वो जेल के अंदर नहीं है और उनको भी जमानत
ठीक चुनाव से पहले मिल गई थी। उन्होंने प्रचार भी किया अपनी पार्टी के लिए, वो अलग बात है कि उनकी पार्टी जीत नहीं पाई। लेकिन ये जिस पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल, ये एक रिपीटेड पैटर्न है और ये विपक्ष के नेताओं के साथ अख्तियार किया जा रहा है। दोस्तों आगे कपिल सिब्बल ने कहा, नेशनल हेराल्ड को चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। कांग्रेस ने इतने सालों में इसे 90 करोड़ रुपए दिए, उस कर्ज को चुकाया नहीं जा सका, लेकिन वो राशि के 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने के उद्देश्य से यंग इंडिया की स्थापना की गई। न तो सोनिया गांधी, ना ही राहुल गांधी और ना ही कोई और संपत्ति का मालिक है। ये एक स्थापित कानून है, शेयर धारकों के पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं है। अपराध क्या है? आप कांग्रेस को अपंग बनाना चाहते हैं ताकि वो काम न कर सके। ये लोकतंत्र पर हमला है। कपिल सिब्बल ये दावा कर रहे हैं कि ना तो इसमें एक पैसा राहुल गांधी का है, ना ही एक पैसा सोनिया गांधी का है। लेकिन सोशल मीडिया में ले लीजिए आप, या तमाम न्यूज़ चैनल्स के आउटलेट्स देख लीजिए, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में देख लीजिए, हर जगह तमाम न्यूज़ चैनल्स में यही चल रहा है कि जहां पर कार्रवाइयां हुई हैं वो सीधा जो कनेक्शन है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के साथ है उसका। अब इस पूरे मामले में मुझे लगता है दोस्तों, सोनिया और राहुल को खुद ही सामने आना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों में से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बताए जनता को कि क्या ये एक्शन जो हो रहा है उसमें सीधा संबंध उनका है कि नहीं है। हालांकि इस पूरे मसले में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, जो संपत्ति जब्त की गई है वो किसी व्यक्ति की नहीं है बल्कि एक अखबार की है, जिसे पंडित नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ के रूप में 3 भाषाओं में शुरू किया था। उन्होंने उस अखबार के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की। ये लोगों की आवाज़ थी और पीएम मोदी और अमित शाह ने ऐसे अखबार के खिलाफ साजिश रची है। दोस्तों ये जो कुर्की है, कई मीडिया आउटलेट्स ने छापा है कि ये 780 करोड़ रुपए के आसपास की कुर्की हो सकती है, जो कि ईडी ने की है। अब इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी और काफ़ी लंबी राजनीतिक बयानबाजी चलेगी। लेकिन नेहरू गांधी परिवार को लेकर अगर आप 10 साल में देखें तो बहुत कुछ बोला गया है। जैसे खुद मोदी जी 2014 से पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर तमाम तरह की बातें बोला करते थे, बीजेपी वाले भी बोला करते थे। और अजीब बात ये दोस्तों कि बीजेपी को सत्ता में आए 10 से ऊपर साल हो गए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी भी खुले में घूम रहे हैं। उनको ना तो कोई जेल हुई, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के एक्शंस की वजह से क्या वाकई में विपक्ष की छवि धूमिल की जा रही है, जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है या फिर कपिल सिब्बल लगा रहे हैं, या फिर कपिल सिब्बल तो एक कदम और आगे जाकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक ऐसा ही आरोप दोस्तों चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। याद होगा आपको, 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर था और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अचानक, और उन्होंने कहा कि हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हम बीच चुनाव में पैसे कहाँ से लाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमको एक राज्य से दूसरे राज्य किसी नेता को भेजना है तो हमारे पास ट्रेन का रिजर्वेशन बुक करने के लिए पैसे नहीं है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? हालांकि बाद में उनके बैंक अकाउंट जो फ्रीज थे वो खोल दिए गए थे। इसके अलावा चंदे के मामले में भी इस वक्त बीजेपी टॉप पर है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है और कांग्रेस पार्टी को उतना चंदा नहीं मिलता। मतलब कांग्रेस को ही नहीं, किसी भी विपक्षी दल को इतना चंदा नहीं मिलता। बीजेपी चंदे के मामले में सबसे ऊपर है, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे में। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब इस पूरे के पूरे एक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि कांग्रेस को और कमजोर किया जाए। वैसे राजनीतिक तौर पर देखें दोस्तों तो कांग्रेस ऑलरेडी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सच्चाई ये है। अपनी सीटें डबल कर ली और 99 सीटें ले आई कांग्रेस पार्टी। फिर प्रियंका गांधी भी जीत कर आ गई तो 100 सीटें हो गई अब कांग्रेस की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो मोमेंटम कांग्रेस ने गेन किया था वो लूज कर गए। हरियाणा के, महाराष्ट्र के और दिल्ली के चुनाव में बहुत खराब परफॉर्म करने के बाद। लेकिन आज भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का कोई प्रतिद्वंदी है, बीजेपी को किसी मुद्दे पर घेरना होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देखा जाता है। और इसीलिए दोस्तों जब भी मोदी का जिक्र आता है तो राहुल गांधी को खड़ा किया जाता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है अब वो राजनीतिक तौर पर कितने कमज़ोर हैं मोदी से या कितने मजबूत हैं, या कांग्रेस पार्टी की क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकती है राष्ट्रीय पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी ही है राष्ट्रीय मुद्दों पर। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इस तरह के एक्शन को लेकर जो बयानबाजियां आ रही है कांग्रेस की तरफ से वो कितनी सही कितनी गलत है, और ये कार्रवाइयां अगर आगे भी हुई तो इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचेगा क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि इसके जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल देते हैं, जो कि आज के वक्त में करना बहुत मुश्किल है।